अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाद अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रियासत मदीना की रोशनी में अदलिया और इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। जब बात होती है अदल की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बाज़ मकामात पे अदल को डिफ़ाइन किया है और इंसाफ करने वालों को पसंद किया है। फरमाया इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये तकवा के ज़्यादा करीब है। और तकवा है अल्लाह की खशियत और उसे डरना, यानी जज का फ़ैसला अल्लाह की खशियत के ताबे होना चाहिए और वो अल्लाह से डरते हुए इंसाफ के उसूलों को मद्देनज़र रखे। इसीलिए सैयद अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब कश्फुल माजूब के अंदर अदल की तारीफ़ की तो फरमाया वज़्उ शैई फ़ी महल्लिही, किसी चीज़ को उसकी अपनी असल जगह पे रखना। घड़ी है, रिस्ट वॉच, तो इसे हाथों पे कलाई पे पहना जाता है। टोपी अगर 10 रुपए की हो तो उसे सर पे रखा जाता है। जूता 5,000 का हो तो पाँव में रखा जाता है। तो बात उसकी कीमत की वजह से नहीं होती, उसकी कदर और निस्बत की वजह से होती है और यह निस्बत तयन करती है अदल। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ करने वालों के साथ खड़े हो जाओ। आज हमारे मुल्क में इंसाफ का ये आलम है कि हमारा इंडेक्स 130 प्लस हो चुका है। लोअर कोर्ट्स में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। वकील की फ़ीस भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। शाह खर्चियाँ इतनी हैं कि हमारे हुक्काम, सियासतदान और जजेस जितने भी हैं वो फ़ैसले तो करते हैं लेकिन पॉलिटिकल होते हैं, उसका आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। इन तमाम अमूर पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर क़ानून हैं, शाह खावर साहब सीनियर कानूनदान हैं और जनाब कमर दिलशाद साहब साबिक़ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं। बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट को ज्वाइन करने का। शाह खावर साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि कहते हैं ना कि फ़ैसलों का मौसम है, क्या सुहानी रुत है। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन चली आ रही है कि पॉलिटिकल जो फ़ैसले होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, मीडिया कवरेज भी मिलती है। तो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, पब्लिक राइट्स हैं, उनकी बाज़गश्त हमें बहुत कम सुनाई देती है। लोअर कोर्ट्स में भी मुकदमे पेंडिंग है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा कानून और इंसाफ की हुक्मरानी में 130वां नंबर है और इसकी क्या वजह है? देखिए, जो आपका टॉपिक है रियासत मदीना और मौजूदा हमारा जो इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रियासत मदीना जो है वो तो एक हमारी तारीख़ का एक ताबनाक, न सिर्फ आलम इस्लाम का बल्कि पूरी दुनिया का एक, लोग अभी भी मिसाल देते हैं कि वो जो हुक्मरानी थी और वो हुक्मरान हमारे जो प्यारे नबी हैं, नबी व आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उसके जो है ताजदार थे उस रियासत के। तो उसका तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। उसके बाद आने वाली जितनी भी हुकूमतें हुई और उसके बाद जो भी इस्लामी हुकूमतें भी रहीं, तो उसके साथ तो कोई आप कंपैरिजन कर नहीं सकते। और वो जो रियासत मदीना थी उसमें तो कोई असम्बलियाँ भी नहीं थी, उसमें तो कोई इलेक्शन कमीशन भी नहीं था, उसमें किसी हद तक कुछ अदलिया ज़रूर थी, काजी थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त तो मजलिस शूरा थी और मजलिस शूरा जो है वही अहम नोयत के फ़ैसले करती थी और हज़रत भी जो है वो मजलिस शूरा से मशावरत करके फ़ैसले करते थे। तो मैं समझता हूँ कि उसका तो खैर कोई कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। तो जहाँ तक हमारे अदलिया का ताल्लुक़ है, जो ह्यूमन राइट्स की आपने बात की, तो वो तो ह्यूमन राइट्स तो हमारे रोज़ सल्ब होते हैं हमारे शहरियों के। वो जब पटवारी के पास जब एक फ़र्द लेने जाता है और पटवारी उनको नहीं मिलता और उनसे रिश्वत का तकाजा करता है, वो उधर से उसका ह्यूमन राइट जो है वो सल्ब होता है। एक लाइन लगी हुई है जिसमें आम शहरी खड़े हैं और एक अशराफिया का बंदा आता है अपने प्रोटोकॉल वाले के साथ, वो तमाम लाइन को क्रॉस करके जो है वो प्रिविलेज जो शख्सियत है उसको जो है वो पहले सहूलत फराम हो जाती है। तो वो तो हर वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमें हर जगह होती दिखाई देती है। हम सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो झंडे वाली गाड़ियां जो हैं वो उनके आगे हूटर लगे होते हैं और वो सिग्नल्स को क्रॉस करके दूसरी तमाम सिमत की जो ट्रैफिक है उनको रोक के वो उनको पहले जाने देते हैं। तो ये तो ह्यूमन राइट्स तो वायलेशंस तो आपको जगह जगह मिलेंगी। और जब आप अदालतों में बात करते हैं तो अदालतों में भी मैं ये नहीं समझता कि बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। जो भी लोग सताए हुए हैं उनको अगर कुछ भी
इंसाफ फराम होता है तो अदालतों से ही होता है, चाहे वो ज़िले अदालतें हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हों। लेकिन वो जो इंसाफ फराम करने का जो मयार है उस पर बिल्कुल बात हो सकती है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और हमारी जो स्टेट है और हुकूमतें हैं वो हमेशा ये नारा तो लगाती हैं कि हम लोगों को उनकी घर की दहलीज पर इंसाफ फराम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इंसाफ की दहलीजें ही इतनी दूर हैं। अब अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेड जोन में बनी हुई है, और वो जिन लोगों के मदावा करने के लिए बनी हुई है वो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर से वहाँ से पैदल गर्मी सर्दी बारिश तूफान में वहाँ से आते हैं। और इसी तरह हमारे वकला वो भी बहुत दूर गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल जो है वो इंसाफ के फराहमी के लिए अपनी क्लाइंट्स के लिए अदालतों में आते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटीज़ हैं स्टेट्स की। अदालतें जो है वो आवाम के लिए बनी हुई है, वो सिर्फ वकला को और जज हजरात की सहूलत के लिए नहीं बनी हुई कि उनके लिए आप अलग पार्किंग का बंदोबस्त करें, उनके लिए एंट्री का बंदोबस्त करें, और आम एक शहरी जो है वो इंसाफ के हुसूल के लिए आए तो वो 3 किलोमीटर उसको आगे गाड़ी भी ना आने दें, आप उसको जो है वो जगह जगह पे उसकी तलाशी भी लें। तो ये तमाम चीज़ें हैं हमारे सामने जिसको हम फेस कर रहे हैं और आवाम फेस कर रहे हैं। अच्छा शाखावर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया, लेकिन ये बताएं फिर हमारा नंबर कानून और इंसाफ की हवाले से 130वें नंबर पे है, और दूसरा इंसाफ महंगा है। एक बंदा वकील को फीस देने के काबिल नहीं है, वो क्या मुकदमा लड़ेगा? और अगर लड़ते भी हैं तो 3 नस्लें गुजर जाती हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि बंदे मर जाते हैं, कहते कोर्ट में बुलाएं, पता चलता है कि बंदा तो पहले मर गया, अभी फैसला होना बाकी है। तो ये लूप होल्स कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं? देखिए ये लूप होल्स, देखिए इंसाफ जो आप अगर पूरी दुनिया में देख लें, जहाँ पे अगर उनके नंबर अगर इससे बहुत आला भी हैं, 1 2 3 4 5 नंबर या फर्स्ट 10 नंबर पे, वहाँ पे भी इंसाफ बड़ा महंगा है। वहाँ पे भी लोगों को इंसाफ के हुसूल के लिए वकला को बड़ी बड़ी फीसें देना पड़ती है, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो छोटी नौयत के मुकदमात हैं, जो कि लोगों के आपस में छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, मसलन ये आइली कवानीन है, फैमिली लॉज हैं, उसकी आपस में डिस्प्यूट हैं, उसकी कुछ हद तक तो जो यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर लोकल बॉडीज़ में वहाँ पे कुछ मुसालियत की वहाँ पे गुंजाइश मौजूद होती है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना जो बल्दियाती निज़ाम है निचली सतह तक जो है पावर्स को डिवॉल्व करने का, उसको ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, और वो यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं उन्हीं पर मुश्तमिल छोटे छोटे ट्राइब्यूनल्स बनाए, जो छोटे मोटे जो वाक़यात हैं या छोटे मोटे तनाज़ात हैं आपस में उस इलाके में या उस मोहल्ले के, उसमें वो उनको बिठा के मसालियत करा के उनको तय कर दें, बजाय इसके कि वो अब जैसे फैमिली कोर्ट के जो केसेस होते हैं उसमें हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो अपने केसेस में और उसके लिए कचहरियों में जाती हैं। अगर वो उनके बच्चे भी हैं, उनकी मुलाकात का हो तो वो वहाँ पे जाके उनको एक अजीब सी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे मसाइल, फैमिली में मैटर्स, ये तो आप यूनियन काउंसिल की सतह पर आप कानून साजी करके उनको इख्तियार दे दें कि वो वहाँ पे एक रिकन्सिलेटरी कमेटीज़ बनाएं, और इस तरह के मामलात, छोटे मोटे रेंट के मामलात हैं, आपस में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया, आपस में लेन देन का छोटे मोटे जो मामलात हैं, तो ये अगर हम कानून साजी करें और इस पर तवज्जो दें तो ये हम आवाम को बहुत सारी मुसीबतों से और मुश्किलों से बचा सकते हैं कि वो वाकई अपने इलाके में ही उनको जो है इंसाफ फराम हो जाए। कंवर दिलशाद साहब, चूँकि आपका इलेक्शन कमीशन के साथ गहरा ताल्लुक़ रहा है, आपके आर्टिकल्स भी लोग पढ़ते हैं, देखते रहते हैं, वसी एक्सपीरियंस है आपका, इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना चाहिए, क्योंकि ये वो बॉडी है कि जिसने माहौल फराम करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन के लिए। तो जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है गुज़श्ता, आपने देखा कि इस पर किसी जमात को भी एतमाद नहीं है। क्या वजह है इसकी कि ये पोलराइजेशन क्रिएट कर गया है, मज़ीद नई फॉल्ट लाइन्स खड़ी कर गया है इलेक्शन कमीशन, बजाय कि पब्लिक की जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक कल्चर है उसको प्रमोट करवाता? ये जो हमारा 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ है जी, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे दोस्त ने बाकायदा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल जज को हम बड़े अच्छा तरीके से मुआवजा किया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, मेरा सवाल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जब इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान ने इलेक्शन से 6 महीने पहले 6 खत लिखे
चारों चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब आप हमें रिटर्निंग ऑफिसरान की खिदमत दें। ठीक। आपसे सवाल ये पूछा जाए कि उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बार बार इफ्तिताह को नामंजूर क्यों किया, मुस्तरद क्यों किया, और जब इसके बाद एक हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने फैसला कर दिया कि भाई रिटर्निंग ऑफिसर जो है जो इलेक्शन कमीशन ला मोहल्ला एडमिनिस्ट्रेशन से लेने पड़े, तो उनको उन्होंने मुस्तरद किया और अपने जुडिशरी के तैनात करने हुक्म जारी किया एक सिंगल बेंच में। तो रातों रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया, यानी इसको इनकरेज करने की बजाय कि हाँ भी ठीक है आप अपनी जुडिशरी से ले लें, जुडिशरी क्यों नहीं दे रही, लेकिन जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने तस्लीम नहीं किया और एडमिनिस्ट्रेशन से लेने पड़े। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को लामहला एडमिनिस्ट्रेशन से रिटर्निंग ऑफिसर ले रहे, उनकी खिदमत दी गई, तो इनके तो वही सर्विसेज है ना जो 77 के मार्च 77 से लेकर 88 जितने भी इलेक्शन हुए तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाए और वो हो गए मुतनाज़ा। तो 1988 में जब इंतखाबात हुए तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त बात की, गुलाम इसहाक खान थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पे एतमाद नहीं है, मुझे जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर दिए जाए। तो फिर गुलाम इसहाक खान ने स्पेशल ऑर्डर जारी करते हुए उन्होंने जुडिशरी के ऑफिसरान दिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। ये सिलसिला चलता रहा। 2018 में भी जुडिशरी आई, ठीक है, कोई ना कोई मामले तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बहरहाल अब जो रिटर्निंग ऑफिसरान ने जो किया इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इनके अपने मफादात होते हैं, इनके अपने मामलात होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं होते। एक सबसे बड़ी अहम बात ये मुझे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन बताया कि ये आप क्यों अपने ऊपर सर पे लेते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर इंतखाबात करवाए, रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट जो होती है इसके बाद वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन उनको हदायत जारी करने का मिजाज ही नहीं है। तो ये सारे मामला अब इलेक्शन कमीशन को अपनी शर्म हया एक तो रखे और बयान जारी करे, प्रेस नोट जारी करे ना, रिटर्निंग ऑफिसर तो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, ताकि तब इस पर जो मलबा पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन पर वो खत्म हो जाता। ये बात की जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने, उन्होंने 4 अप्रैल 2013 को एक नोटिस अपना प्रेस रिलीज जारी किया कि जनाब ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने इंडिपेंडेंट है, मेरा काम इतना है मैंने अपॉइंट कर दिया। तो अब अगर कोई बहुत करप्ट होती है, करप्ट प्रैक्टिस होती है आपके कैद को, तो हम एक्शन ले लेंगे, लेकिन आम रूटीन मामलात में हम दखल नहीं देते। तो ये मामला आपके सामने आया है। तो अब ये मामला आगे तक चला गया। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बहुत इलेक्शन कमीशन को कहते जी मैंने डेट दी अपने 8 फरवरी की, आपने डेट कैसे दे दी? ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करा थे, उन्होंने डेट दे दी, आपने उसकी आशीर्वाद दी, हाँ जी बिल्कुल हम आपसे तावन करेंगे, लेकिन डेट तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दी थी। तो ये सारे मामला जो हैं इससे देखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए कि खुलकर बात करें, अपने बताएं कि ना रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया है फारा 45 और 47 के हवाले से ये सारे फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करने हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो अपने फैसलों में बड़ा आज़ाद है और फैसला करेगा और उसमें सब बातें सामने आ जाएंगी कि फोटोशॉप तो नहीं है। फारा 45 को सब बातें खुल जाएंगी, लेकिन 2 महीने 3 महीने लग के मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे दोस्त अच्छी बात जी सर, आपका पॉइंट आ गया, आपकी तरफ आता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताएं कि रियासत मदीना की बात हुई, शाह खबर साहब ने भी उस पर बात की है। उसमें तो जो काजी होते थे, जजी, उनका भी अकाउंटेबिलिटी होती। सैयदना उमर के फारूक के दौर में भी सैयदना अली की ज़रा का मामला आप काजी की अदालत में पेश हुए, हेड ऑफ स्टेट भी पेश होता है। हमारे यहाँ ये क्या कल्चर है कि उसको एक मतलब ये समझा जाता है कि हतक हो गई किसी की अगर वो पेश होता है, लेकिन बग़ैर सबूत के नहीं। हमारा कल्चर ये है कि अगर जज साहब किसी को बुलाते हैं तो विदाउट एविडेंस उसको कहते हैं कि जी पेश करें। ये कल्चर कौन सा प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान? देखिए, बात जौन सी हो रही है, शाखावर साहब ने जो ह्यूमन राइट्स की बात की, बड़े उन्होंने उस लेवल पे कहा कि जी पटवारी के पास फ़र्द लेने जाएं तो वायलेशन हो जाती है, या सिग्नल पे आप खड़े हैं तो दूसरी गाड़ी आती। लेकिन कुछ राइट्स या फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि आपके मुल्क का आइन गारंटी करता है। असल देखना है कि जी वो जो मुल्क का आपका आइन है, जिसको इस मुल्क की आइन साज पार्लिमान ने बनाया है, क्या उसमें दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, क्या अदालतें जो कि अपने आप को चैम्पियंस कहती हैं कि हम उसके गार्डियन हैं, हमने उसके रखवाले हैं,
हमने उनको इन्फोर्स कराना है, हमने पब्लिक को देखना है कि उनको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, क्या उन राइट्स की प्रोटेक्शन अदालतें कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही, या क्या जो बेसिक कानून का प्रिंसिपल होता है रूल ऑफ लॉ क्या वो सब के लिए एक ही है या नहीं है। क्योंकि जो मदीना की रियासत है उसका जो बेसिक फ़लसफ़ा है वो यही है कि कानून सब के लिए बराबर होगा, जैसा कि आपने अपने सवाल में ही कहा कि चाहे वो हाकिम है चाहे वो अवाम है, तो सब के लिए बराबर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमने जो देखा कि जो अदालती निज़ाम, जो आपका सवाल था कि 137वें नंबर पे क्यों है, वो इसलिए है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जाता। रूल ऑफ लॉ सिर्फ ये नहीं कि एक जज की अदालत में कि जी सबके साथ एक सा इंसाफ होना है। रूल ऑफ लॉ आपके ज़िंदगी के जितने भी और मुल्क के और स्टेट के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें होना है। अगर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने लगना है या मेंबर्स ने लगना है तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी इंटेग्रिटी, उनका अनबायस्ड होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन ना होना, दिस इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर पुलिस में आईजी लगना है या डीआईजी ने पोस्ट होना है तो वो अपने मेरिट्स पे आता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दिस इज़ रूल ऑफ लॉ। इसी तरीके से अगर कस्टम में लगने हैं तो दूसरी जगह तमाम डिपार्टमेंट्स में। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हमें नज़र आता है कि नैब जो कि एंटी करप्शन को रोकना है, उसका अगर चेयरमैन लगना है तो वो मेरिट्स पे लगना है, एक ऐसे बंदे ने लगना है कि जिसके ऊपर कोई डेंट ना हो। लेकिन क्या होता है कि जो हुकूमत सिटिंग होती है वो जब पावर में होती है तो वो अपने क्रोनीस को, अपने ऐसे लोगों को जो कि उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हम जितना मर्जी इनके ऊपर पर्दा डालें, नहीं, आवाम ये अब ये चीज़ें समझती है कि जी हम अपने क्रोनीस को, फैसिलिटेटर्स को ला के इन अदारों पे बिठा दे जाते हैं। और इसी तरीके से जो जुडिशरी है उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती है उसमें भी बहुत से लैक्यूनाज हैं, बहुत से फ्लॉज हैं कि कैसे लोग आ जाते हैं। ये बताएं तो कि ये एक सेकंड, तो ये वो चीज़ें हैं कि जब ऊपर से फॉलो नहीं करता तो अल्टीमेटली निज़ाम आपका इतना मजबूत नहीं है, अदारे इतने मजबूत नहीं हैं, क्योंकि अदारों को मजबूत होने नहीं दिया जाता। इस मुल्क का सिस्टम ये है। तो वो जब मजबूत नहीं होते तो वो खड़े नहीं हो सकते। तो फिर तो आप 137वें नंबर पे मैं समझता हूँ लकी हैं। अगर कोई ऑनेस्ट जो मौजूदा हालात हैं ओपिनियन आए तो शायद हमने इससे भी नीचे जाना है। अभी हमने बड़ी आसानी से कंवर साहब, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मुबर्रा कर दिए कि जी ये तो चूँकि वो जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग का अमला था, पोलिंग का जो अमला था, वो चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन से आ गया तो शायद उस वजह से फॉर्म 45, 47 उनकी एफिलिएशंस होती होंगी इस तरीके से बने। लेकिन हमें तो इल्म है कि फॉर्म 45 कैसे बना, फिर पोलिंग रुक गई, फिर इलेक्शन कमिश्नर कहाँ चला गया, फिर गायब हो गया, फिर उसके बाद फॉर्म 47 नमूदार होना शुरू हो गए। पहले एक आया, फिर दूसरा फॉर्म 45 आया, तीन किस्म के फॉर्म 45 मौजूद हैं। उससे पहले ये तो इलेक्शन डे की बात हो रही है, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अरबों रुपए का बजट है, प्री पोल रिगिंग क्या होती है। आप तो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, बात की थी कि जी फंडामेंटल बुनियादी हकूक़, तो आवाम का ये एक बुनियादी हकूक़ था कि तमाम पार्टीज़ को यकसा मौका देना था, वो नहीं हो पाया। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स कि हम जिनको अंडर द कारपेट डाल के समझते हैं कि जी ऐसे हम अचीव कर लेंगे वो गोल्स, वो नहीं पॉसिबल जब तक कि अकाउंटेबिलिटी। कोई शख्स है पूछने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब जब पंजाब में और केपी में इलेक्शंस होने थे तो आप नहीं करा पाए, कोई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पूछती कि जनाब बताइए क्या वजूहात थी, या उस वक़्त जो रोका गया उस वक़्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने या उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर ने। सो दीज आर द हार्ड फैक्ट्स के जिनको जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा, हम आके कह देंगे जी वो एसी जो बैठा था या रिटर्निंग अफसर जो बैठा था वो बेचारे ने को आके उन्होंने बंद कर लिया। भाई पहले बताएं किसने बंद किया। ये वाहिद इलेक्शन है, मैंने बहुत सी इलेक्शन पिटिशंस की कि जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आके नहीं कहा कि जी मुखालिफ जमात के एक कहने पे या उसके प्रेशर पे ये फॉर्म चेंज हो गए। सब ने क्या कहा, सब ने ये कहा कि जी ये तो रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन के अमले की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ होगी, ये सब कुछ वहाँ से आ गया।
तो फिर जब एलिगेशंस डायरेक्टली लग रहे हैं पूरे इलेक्शन के प्रोसेस पे, ये आप और हम और पाकिस्तानी या वो नुमाइंदे नहीं लगा रहे, आपने इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो किया होगा कि क्या कुछ नहीं लिखा गया पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में, क्रेडिबिलिटी नहीं रहती और election अब commission बात हो की। रही है कि जजेस की, अब चला गया कि जी ट्रिब्यूनल्स बन गए। अब सैकड़ों की तादाद में अगर पटिशन्स हैं, तो वो पटिशन्स को अगर आपने एक या दो बंदों के हवाले कर दिया तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये एक मौकरी है एक उस सिस्टम की कि हमने कहा कि जी ट्रिब्यूनल फैसला जी करते राय हैं, साहब, ये यहाँ कैसे वक्त देंगे? हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारा सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम करते हैं। बात हो रही है अदलिया और इलेक्शन कमीशन के किरदार की। शाखावर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पिछले दिनों हमने देखा चीफ जस्टिस साहब ने इज़्ज़त माब एक पेन उन्हें मिला था तोहफे के तौर पे, उन्होंने तोशा खाने में जमा करवाया। अच्छी बात है, अच्छा साइन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बड़े बड़े मुकदमात होते हैं, पब्लिक का पैसा उस पर ख़र्च होता है, हासिल उसूल कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ देखें कि अगर अदलिया इतनी एक्टिवेट हो तो लोअर कोर्ट्स में लाखों की तादाद में मुकदमे पेंडिंग है। आप देखें ना, स्कूल के 2-2.25 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल गोइंग नहीं है, उस पर अदालत नोटिस नहीं लेती। पावर्टी एलिविएशन दूसरे पे, ये इदारों के दरमियान टकराव, यानी वो फैसले उनमें इंटरेस्ट लिया जाता है जिससे मीडिया कवरेज मिलती है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो असल मसाइल हैं, जो अदलिया है, उसका काम तो है वो लोगों को इंसाफ फराम करना और स्पीडी इंसाफ फराम करना। जी। और इंतज़ामिया और जो मुकन्ना है उनके अपने अपने काम है कि वो भी अपने जो फ़राइज़ हैं जो उनको आइन और कानून ने दिए हुए हैं उसको पूरा करें शहरियों की उसके लिए, एडवांटेज के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो इस वक्त एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, जो आप इदारों के दरमियान तसादम कह रहे, इससे जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इससे सबसे ज़्यादा मुतासरीन जो हैं वो इस मुल्क के अवाम हैं कि जिनके मसाइल उधर के उधर ही हैं। और ये आपस में जो है इस तरह की चीज़ें, टेंशन जो हैं वो इस वक्त उरूज के ऊपर हैं। तो देखिए, इसका तो तदारुक इसी तरह हो सकता है कि जो हमारा आईन पाकिस्तान है उसके अंदर तमाम इदारों के जो भी रियासती इदारे हैं उनके हकूक़ और उनके ऑब्लिगेशंस और उनकी जो जो पैरामीटर्स हैं वो तो वहाँ पे बिल्कुल मुतय्यन है। और अगर वो अपने अपने दायरे कार में रहते हुए काम करें, एक दूसरे में मुदाखलत ना करें, तो मैं समझता हूँ कि ये जितने मसाइल और जितने मसाइल का हम आजकल जो है सामना कर रहे हैं वो सारे ख़त्म हो सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस पे अगर अमल दरामद हो जाए तो ये सारे मसाइल खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। कमर दिलशाद साहब, ये बताएं कि ये सारे इदारे जो चहल पहल है पाकिस्तान में, ये आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से ही बहाल है। लोग अपना टैक्स पे करते हैं तो उससे ये सारा निज़ाम चलता है। तो जिनकी वजह से निज़ाम चल रहा है उनकी कोई जगह ही नहीं नज़र आती पाकिस्तान के अंदर। 2 सेकंड के लिए वो वोट कास्ट करते हैं, वो भी उन्हें सही तरीके से नहीं देने दिया जाता। क्या इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई फिर, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ये सारा अमला उसमें इन्वॉल्व था? तो क्या देखते हैं मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन का? ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर दो राय खड़ा है और आप तमाम एतराज़ात हमारे दोस्तों को अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। और ये इसके मामले हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी फैसले भी आते हैं। फिर हमारी अदलिया का भी मैं रोल बड़ा अहम देख रहा हूँ। जैसे हमारे दोस्त बात है और शाह खावर का तो बड़ा तजुर्बा है इलेक्शन पाकिस्तान के साथ, ये बड़ी अच्छी हुई इंटरेक्शन। लेकिन सबसे एक बड़ी अहम बात, अब आप ये देखें कि हमारे जो वज़रा हैं इस अंदाज से बात करते हैं। अभी एक राणा सनाउल्लाह साहब बहुत है, उन्होंने कहा कि जनाब ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो कोर्ट से बाहर बाला 6 जगहों का फैसला वो आउट ऑफ द कोर्ट में जाके फैसला कर लें। जनाब ये इतना की बात होगी, नाकाबिल फहीम बात कैसे कह दी कि आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट के पास कौन से इख्तियारात हैं कि वो जाके कहें कि जी आए हैं बाला हम फैसला कर लेते हैं। आइन का आर्टिकल 186 में रेफरेंस देते हैं, एडवाइजरी मांगते हैं, मशवरत मांगते हैं। वो इसका तो ताल्लुक नहीं है। जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, बाला के बाद फैसला करें। इसी तरह के और जो सारे मामला चलते आ रहे हैं, अब बड़े अहम फैसले इलेक्शन कमीशन ये हमारी अदलिया ने उसको नज़म करार दे दिए, उसको रिलीफ भी दे दिया, जैसे चाहें। लेकिन हमें ये बताया गया इलेक्शन कमीशन के कि जनाब हमें तो अदलिया नहीं चलने देती। जब हम किसी के बारे में सजा फैसला देते हैं, कोई भी जेब में रिएक्शन होता है, नज़म करार दे दिया जाता है।
तो ये सारे मामला अगर आप गौर खोज करें तो सारे बैठकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंडियन इलेक्शन कमीशन के बराबर ले आए। इंडियन इलेक्शन कमीशन का बड़ा आसान तरीका है, उनका जो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, वो देखता है कि पूरी आईसीआई सर्विस के आगे सबसे बेहतरीन शख्स कौन है, छानबीन करते हैं 3-4 दिन, इसके बाद उस शख्स को चीफ इलेक्शन कमीशन लगा देता है। एक मेंबर, आप हैरान होंगे कि 91 तक एक मेंबर था इलेक्शन कमीशन में, तो 91 के बाद हो गए। यहाँ 4 मेंबर हैं, वो भी पॉलिटिकल मामलात में हमारी सियासत जमातें बैठ कर तय कर लेती, एक हमारा नुमाइंदा होगा, एक हमारा नुमाइंदा होगा। अब ये बताइए कि गैर जानदारी कहाँ से आ गई, जबकि सारे मामला जो होते हैं बैठकर फैसला करें, जहाँ भी फैसला होता है कोई कमेटी बैठ जाती है 12 रुकनी और वो फैसला करती है, 6 अपोजिशन के, तो ये सारे बैठ के कैसे आप इलेक्शन कमीशन कहेंगे गैर जानदार है। तो किसी पार्टी के साथ उसका झुकाव होना जिन्होंने उसको अवॉइड किया या जिन्होंने बाकायदा इसकी रास्ता निकाला या रिलीफ दिया, ये सारे मामला हमारे सामने पैदा हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी इंतखाबी इस्लाहात की भी जरूरत है। बैठ कर एक अहम बात यह है, अब जो इलेक्शन फैसला कर रहा है, अब अगर फार्म 45 और 47 में साबित हो जाए कि रिटर्निंग अफसर ने फार्म 47 में गड़बड़ की है, टेम्परिंग की है, तो आप उस रिटर्निंग अफसर को बाकायदा डिसमिस करें और उसको 3 साल की सजा दें करप्ट प्रैक्टिस के तहत। आइंदा सारे इंतखाबात ठीक ठाक हो जाएंगे आपके जी। वो सजा देनी नहीं है, क्योंकि बात की हमारी अदालतों ने इमीडिएटली कह रहा है हम तो अपने रिटर्निंग ऑफिसर को सजा देने के बारे में रवादारी नहीं है। जी, अब यहाँ इंडिया में सजा दी जाती है, उसको 3 साल तक उसकी प्रमोशन होते हैं और सजा भी दी जाती है, और वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मीडिया के लोग, लेकर इलेक्शन कमीशन के अंडर हो जाते हैं। उनकी एसीआर भी। जी कंवर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, अगर हमने अदलिया पे बोझ कम करना है और ग्रास रूट लेवल तक इंसाफ को लेके जाना है, तो उसके लिए क्यों नहीं तहसील से नीचे यूसी लेवल पे विलेज टाउन कोर्ट्स हैं, वो मिडिवल पीरियड में भी हमारी हिस्ट्री में रही है। मसलन आपका ताल्लुक जिस इलाके से हो, जो प्रैक्टिशनर वकील लॉ की प्रैक्टिस करके आया है, वो उसी इलाके में तैनात हो और उसको काजी बना दें, वो वहाँ मसालती कौंसल में हो जाए। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी और ग्रास रूट लेवल पे इंसाफ का माहौल भी होगा। अच्छी बात है, इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात जो आप ग्रास रूट पे या निचले लेवल पे जाने की बात करें, आईन पाकिस्तान में ये चीज़ मौजूद है कि पावर को आपने डिवॉल्व करना है, डेवोल्यूशन है प्लान, ठीक है। और हमने क्या देखा कि जिन्होंने करना था वो इसको रोक के बैठे रहे, ना नीचे के इलेक्शंस होने दे रहे थे, लोकल बॉडीज़ पे लेके जाना है, ये उसी तस्वर की आप भी बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक आइनी प्रोविज़न के होते हुए भी ये नहीं मुमकिन हो सका। मुमकिन कैसे बनाना है? मुमकिन बनाना है, जैसे कंवर साहब ने कहा कि इंडिया में एक शख्स ढूंढ लेते हैं, उनका सिस्टम ऐसा है। सिस्टम तो आपका भी है, लेकिन आपका वो कैरेक्टर भी डेवलप करना है कि एक शख्स आपको ऐसा मिले कि जो कहे कि जी ठीक है, पाकिस्तान के आइन की मैं वाकई ही हलफ बर्दारी, जो मैंने हल्फ लिया उसकी पासदारी करूंगा। अभी बात की कि जी वो उस प्रिजाइडिंग अफसर को या रिटर्निंग अफसर को 3 साल सज़ा हो जानी चाहिए। उस इलेक्शन कमीशन को क्या होना चाहिए कि जिसने ख़वातीन की नशिस्त पे एक ऐसा फ़ैसला दिया कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेटिसाइड किया कि जी ख़वातीन की नशिस्त जो कि आईन पाकिस्तान कहता है कि तनासुब के हिसाब से होंगी किसी पार्टी की, लेकिन मॉरल स्टैंडर्ड भी तो होता है। एक बंदा कहे कि मुझे अवाम के वोट ने मुंतखब नहीं किया, वोट नहीं दिया, फिर भी असम्बली में बैठा है, कानून साजी, तो ये पाकिस्तान की अवाम में के नहीं साथ बैठा। क्या हो रहा है? वो अब जब उसकी ट्रिब्यूनल में आ रही हैं केसेस, वहाँ पे वो अल्फिया बयान भी देगा कि मैं जीता हूँ, तो फिर निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह मालिक है। जब वो अल्फिया बयान देगा कि मैं जीता हूँ और यहाँ वो माना हुआ है कि मैं हार गया था, तो फिर कैसे हम 137 मेरे ख्याल में एक बेहतर ऑप्शन है, वो इसको लॉक कर दिया जाए, इससे नीचे ना जाए। नाज़रीन, हमारी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। या वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत मदीना की रोशनी में अदलिया और इलेक्शन कमीशन का किरदार, इस मौजू पे बात हो रही है। शाखावर साहब बताएं, वक्त मुख्तसर है हमारे पास, सॉल्यूशन क्या है इस सारे फिनोमेना का? हम अदालत के निज़ाम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को किस तरह बाइख्तियार बना सकते हैं? देखिए, तो इसके लिए तो बहुत लंबी बहस चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन पे आता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो हर एक को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में आ रही होती है या आने के लिए उसकी जो है वो कोशिशें हो रही होती है,
तो उनको तो इलेक्शन कमीशन बड़ा पसंद आता है, और जो हारते हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन पे सारा मलबा डालते हैं। जी। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इस वक्त इलेक्शन लॉज को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाना है। और वो मजबूत कहाँ बन सकता है? वो बन सकता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में क्या आप देखते हैं इस वक्त कि ऐसा माहौल है कि वहाँ पे कोई कानून साजी ऐसी की जाए जो कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बना दे? वहाँ पे तो रोज़ाना एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे को गालम गलोच और हुल्लड़बाजी के अलावा तो वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। तो अगर आपने इन चीज़ों को ठीक करना है तो फिर ये इलेक्शन के कवानीन को आपको बेहतर करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पे ही मत डालें। आपको याद होगा कि ये जो डस्का का एक इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन, जी जी। वो पीटीआई के दौर में हुआ था, और उसमें आपने देखा था कि कितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया गया था। सारी रात वो यरगमाल रहे थे, सुबह वो पहुंचे। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक पूरी इंक्वायरी की और उस पर लोगों को जिम्मेदार ठहराया, इंतजामिया के लोगों को भी, कुछ पॉलिटिशियंस को भी। लेकिन उसको, वो जो प्रोसीडिंग्स है उसको लाहौर हाई कोर्ट ने उनको आगे बढ़ने से रोका हुआ है इलेक्शन कमीशन को। तो जहां पे आपके अपने मफादात को जद पहुंचती है तो उधर तो आप इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार नहीं होता देखना चाहते। उनके डिसीजंस को या उनकी इंक्वायरीज को आप अभी तक स्टे करवाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक दूसरे के अपने अपने मफादात को जो है उसको ऑब्जर्व करने की ज़्यादा तरजीहात हैं। आप बैठे सीरियसली आकर इलेक्शन के मुतालिक जो कवानीन है उसमें इस्तेलाहात करें। अपोजिशन भी बैठे, पीटीआई वाले भी बैठे, बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बैठ के जो जो उनके साथ हुआ है वो उसका तदारक ऐसे ही कर सकते हैं कि मुनासिब आइन में तरमीम करें और कवानीन नए बना दें। कंवर दिलशाद साहब, ये बताएं, रिकॉन्सिलिएशन, मीडिएशन या फिर जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन की तथहीर या प्योरिफिकेशन का अमल कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? बड़े यही बात शाह खबर साहब ने फरमाई है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हमने भी सारे इलेक्शन में यही हमें उम्मीद थी कि जैसे टस्का के इलेक्शन से हल्का 75 थे तो इलेक्शन पाकिस्तान में बहुत जुर्तमंदाना कदम उठाया था मुकद्दस साहब ने। उस पर उन्होंने आईजी को भी बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को तरफ किया, तमाम मामला देखा। और ये कि जब 2024 जो इलेक्शन इसी तरह से उनको तमाम दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी उसी दायरे में कोई अगर आपके किसी तरह गड़बड़ हो गई है या कोई टेम्परी हो तो आप इसके जिम्मेदार हो। उसको नजर आना चाहिए था ये 2008 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में। अब आप सारे बात आपकी एक बड़ी अहम बात, इलेक्शन को आपको आजाद करना पड़ेगा अदलिया से। उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि 2019 जब ये कासिम सूरी साहब ने इलेक्शन लड़ा प्रोटेस्ट में, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया। ये कहा कि 25,000 वोट हैं वो जाली पड़े हैं नादरा की कोर्ट में, उसको नाअहल करार दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी अपना स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और वो अभी तक स्टे ऑर्डर है, उसके बारे में फैसला नहीं आया। अब हम हैरान हैं, असेंबली डिसॉल्व हो गई, गवर्नमेंट नहीं बन गई और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कासिम सूरी साहब का केस चल रहा है, आया वो नायब नहीं। तो ये हमारी अदलिया का भी बहुत इसमें मामला है, अमल दाखिल है। रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट पर हमारी लाहौर हाई कोर्ट और चारों सूबाई हाई कोर्ट, तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने तावन किया। ये सारे मामला को हम देखेंगे, सारे स्टेक होल्डर बैठ के फैसला करें आइंदा इंतखाबात में कैसे होना है। लेकिन जहाँ ये इंडिया के मिसाल ने दी है वहाँ उन्होंने इंडियन ने ये कहा कि हमने रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी लगा दी। अगर आपके हल्के में इंतखाबात गलत होते हैं, हालांकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं कट पैठस होती है आप इसके जिम्मेदार होंगे, उसकी सजावट होती है, उनकी प्रमोशन भी रुकती है, उसकी 3 साल के लिए उनकी एसीआर खराब होती है। जी, आपका पॉइंट आ गया। पूरा सिस्टम खराब कर दिया हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने और अभी तक उनके बारे में कोई किसी के बारे में कोई केस नहीं दर्ज हुआ, ना उनको वादी दी गई, ना कोई तलब किया गया भी आपके हल्के में फॉर्म 47 में टेम्परी कैसे हो गई, इसने नहीं पूछा। आप पूछे कि अभी आपके फॉर्म 47 टेम्परी कैसे हो गया। जी, आपका पॉइंट आ गया कंवर साहब। मैं आपकी तरफ आता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा सॉल्यूशन क्या है? हमारे निज़ाम की इसी में तथहीर हो सकती है या इसका कोई रिप्लेसमेंट, कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या
रियासत मदीना की तर्ज पे जैसे आप सल्लम थे, नीचे शूरा थी, गवर्नर्स थे और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, उमरा उमला नुकाबा भी थे। तो हम उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? कोई फियर है इस्लामी निज़ाम लाने में? इस्लाम का नाम आते इस्लामी निज़ाम अदल का हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। कौन रुकावट है? देखिए, मुनाफ़क़त ये रुकावट है। आपका जो सिस्टम होगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देखिए ये आपको और हमको या किसी को इख्तियार नहीं, ये इस मुल्क की जो कानून साज असम्बली, आइन साज असम्बली बनी थी, उसने एक सिस्टम दे दिया है। अब अगर हमने मज़ीद तजर्बे करने हैं कि उस सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम लाना है, फिर वो सिस्टम की जगह एक और, जैसे कि हमने माजी में रेफरेंडम्स देखे, कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था तो कोई कौन सा सिस्टम लाना चाहता था, इस तरीके से नहीं होता। इसका वाहिद हल जो आप हल पूछ रहे हैं वो है फ्री विल ऑफ द पीपल। आवाम की जो मैंडेट है उसका एहतराम करें। अभी जो बात हो रही है कि जी आवाम जो पार्टी हार जाती है वो हमेशा इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें आप देखेंगे कि आवाम इस रिज़ल्ट को ही नहीं मान रही। जब आवाम नहीं मानती किसी चीज़ को तो फिर आप आवाम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। जी बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, शाह खावर साहब और कंवर दिलशाद साहब। आज हमने अदलिया और इलेक्शन कमीशन के किरदार पे बात की। आर्टिकल 1 से 38 तक जितने भी आर्टिकल हैं उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक, सिविल लिबर्टीज़ की बात तो की जा रही है, एलिमिनेशन ऑफ रिबा की, लेकिन प्रैक्टिकली सस्पेंडेड है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, सेहत की सहूलियात नहीं है, लोग खुदकुशियाँ खुद सोजियाँ करने पे मजबूर हैं। तो ये किताब सिर्फ ज़ियारत और देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए और मुक़न्नना इंतज़ामिया और अदलिया को एक पेज पे होकर आवाम को सहूलियात फराहम करनी चाहिए। वगरना आवाम की दादरसी के लिए कौम ये पुकार रही है कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम जबर को बर्बाद होना चाहिए, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।